मुंबई शहर में रहने वाली सुरभि की नई नई शादी हुई थी। सुरभि अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए थोड़ी लाड प्यार में पली बढ़ी थी। सुरभि को रसोई का ज्यादा काम नहीं आता था। वो नॉर्मल खाना बनाना कम जानती थी, लेकिन उसे अलग अलग तरह की डिशेस बनाने का बड़ा शौक था। सुरभि की ननद प्रियंका को रसोई का हर छोटा बड़ा काम आता था। वो बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान बनाना जानती थी और इस बात को लेकर उसे बड़ा घमंड भी था, इसलिए वो अक्सर सुरभि का मजाक भी बनाया करती थी। एक रोज प्रियंका की सहेलियां उनके घर आती हैं। प्रियंका, तेरी भाभी तो दिखने में बड़ी सुंदर है। ये सुनते ही प्रियंका जल भुन जाती है, क्योंकि वो अपने भाभी से दिखने में कम सुंदर जो थी। अरे तो शक्ल सूरत ही सब थोड़ी ना होती है। मेरी भाभी की सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, इसे खाना तक तो बनाना आता नहीं। क्या तेरी भाभी को खाना बनाना नहीं आता? और नहीं तो क्या। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि कैसे अपनी भाभी की किल्ली सबके सामने उड़ानी है। कुछ देर बाद सुरभि उन सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स मंगवा लेती है। भाभी, मेरी फ्रेंड्स को ना आपके हाथ का कुछ स्पेशल खाना है, तो आप उनके लिए कुछ बढ़िया सा बना दीजिए। अच्छा ठीक है। सुरभि हाँ तो बोल देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी घबरा रही थी। अरे यार, अब क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब ननद जी की फ्रेंड्स को ऐसा क्या बनाकर खिलाऊं कि ननद की बोलती बंद हो जाए। अच्छे से जानती हूँ मैं, वो जानबूझकर उनको यहाँ लाई है ताकि मेरी इंसल्ट करवा सके। लेकिन कुछ न कुछ तो सोच सुरभि, तेरी इज्जत का सवाल है। सुरभि फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें सब्जी के नाम पर सिर्फ कटहल पड़ा हुआ था। है कटहल की सब्जी? लेकिन ये तो मुझे बनानी ही नहीं आती। और उन सबको कटहल की सब्जी बनाकर खिलाई तो सब क्या सोचेंगे। इस कटहल का और क्या बन सकता है? तभी उसे अपनी दादी की बनाई हुई वो रेसिपी याद आती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। कोफ्ते तो मेरे फेवरेट है। अब जल्दी से इसकी तैयारी करती हूँ। सुरभि को तरह तरह का खाना ट्राई करने का बड़ा शौक था, इसलिए आज वो कुछ नया करना चाहती थी। अब जल्दी से ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। सुरभि जल्दी से ग्रेवी तैयार कर लेती है और कुछ देर बाद उस ग्रेवी में वो कोफ्ते डालकर तैयार कर लेती है और प्रियंका की सहेलियों को परोसती है। ये लीजिए, आपके लिए पेश है कटहल के कोफ्ते। कटहल के कोफ्ते? भाभी, आपको कटहल के कोफ्ते बनाने आते हैं क्या? जी ननद जी, वो भी बहुत अच्छे से। आप चाहो तो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। मेरी दादी मुझे अक्सर ये बनाकर खिलाती थी। प्रियंका की सहेलियों को उसके हाथ के बने वो कटहल के कोफ्ते बड़े पसंद आते हैं। सच में भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। इतने बढ़िया कटहल के कोफ्ते बना लिए, वो भी इतनी जल्दी। तुम तो कहती थी भाभी खाना बनाने नहीं जानती, लेकिन वो तो कमाल के कोफ्ते बना लेती हैं। सभी सुरभि की खूब तारीफ करती हैं। प्रियंका के पास अब कोई जवाब नहीं था और वो चुप रह जाती है। वो अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी। गुस्से में प्रियंका वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद सुरभि रसोई में एक नई तरह की डिश बना रही थी। ये क्या? ब्राह्मणों के घर में चिकन? भाभी, अगर माँ ने आपको ऐसे देखा ना तो माँ मार ही डालेंगी आपको। ननद जी, लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, तभी तो आपको चिकन और सोया चाप में फर्क नहीं दिख रहा। बनो मत, मैं अभी मम्मी को बोलकर आती हूँ। ननद झट से जाकर अपनी माँ से चुगली करने लगती है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम अच्छे से जानती हो कि इस घर में चिकन कोई नहीं खाता, ये ब्राह्मणों का घर है। हाँ हाँ, कोई नहीं खाता, लेकिन वो तो खाती है ना। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलकर देख लो। प्रियंका की बात सुनकर वो रसोई में जाती है, जहाँ वो चाप को फ्राई होते हुए देखती है। बहू, ये तुम क्या बना रही हो? माँ जी, मैंने आपको बोला तो था आज कुछ अलग बनाऊंगी। अरे तो अलग का मतलब ये थोड़ी ना तुम मुर्गी बना डाल ब्राह्मणों के घर में। क्या? लेकिन ये आपको किसने कहा? अरे माँ जी, ये सोयाबीन चाप है, चिकन नहीं। ये दिखता चिकन की तरह है, लेकिन चिकन होता नहीं है। आप चाहो तो गूगल कर सकती हो। ये क्या मजाक है? तुझे पता नहीं ये चाप है? हो सकता है माँ, मुझे देखने में गलतफहमी हो गई हो। मैंने ठीक से देखा नहीं था। रहने दीजिए माँ जी, मुझे तो ना अब आदत सी हो गई है, इसलिए अब मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। खैर, आप सब जाइए, मैं थोड़ी देर में खाना लगा देती हूँ। ऐसे रात हो जाती है। अमित, हॉल में तो टीवी लगा हुआ है, लेकिन अपने कमरे में नहीं। हॉल वाले टीवी पर तो ननद ही कब्जा करके बैठी रहती है। ऊपर से वो टीवी भी खराब हो जाता है बार बार। आखिर कब तक हम उस टीवी को बार बार ठीक करवाते रहेंगे? तुम्हारी बात सही है सुरभि, लेकिन तुम जानती हो अभी हम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। प्रियंका भी ब्याह के लायक हो गई है, उसके लिए भी कुछ पैसे जोड़ने होंगे। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, प्रियंका के लिए कोई रिश्ता देखा क्या? हाँ, एक लड़का देखा तो है। कल ही बात करूंगा माँ से इस बारे में। उन दोनों की ये बातें प्रियंका सुन लेती है। ये दोनों मियां बीवी मुझे इस घर से निकाले, उससे पहले ही मैं माँ के कान भर दूं। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। माँ, भाभी ना भैया के कान भर रही है। वो इस टीवी को बेचकर नया टीवी लाना चाहती है, वो भी स्मार्ट टीवी। और तो और अपने कमरे के लिए भी एक नई टीवी की डिमांड कर रही थी। उस दिन के बाद से सुषमा अपनी बेटी की बात पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अगले दिन अमित अपनी माँ से प्रियंका की शादी की बात करता है। माँ, लड़का बहुत अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, एक बार आप देख लो। बेटा, मेरी तुम्हारी पसंद से क्या ही होगा।
पसंद तो उसे ही आना चाहिए ना। माँ लड़का तो अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे उस घर में शादी नहीं करनी। क्यों ननद जी, जब सब अच्छा है तो शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि उस लड़के की 3 बहनें। आप समझ रही हो, 3 बहनें मतलब 3 नंदे, और नंदे तो आपको पता ही है कितनी बेकार होती हैं। अच्छा, इसका मतलब मेरे और बहू के बीच तू भी आग लगाने का ही काम करती होगी। नहीं माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नंदों वाले ससुराल में शादी नहीं करनी। ननद जी आपको देखने लड़के वाले संडे को आ रहे हैं, तो आप उस दिन तैयार रहिएगा। ये सुनकर प्रियंका गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को सुरभि अपने पति से, डार्लिंग अब हम टीवी ले ही लेते हैं, वो भी बड़ा सा। कल को लड़के वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे? शायद तुम ठीक कहती हो। अगले दिन अमित एक बड़ा सा टीवी ले आता है। देखो माँ, मैंने कहा था ना, भाभी ने भाई को जोरू का गुलाम बना लिया। अब आप ही बताओ, इतना महंगा टीवी लाने की क्या जरूरत थी? अब कल को मेरी शादी हो गई तो पैसा कहाँ से आएगा? बहू क्या है ये सब? क्या जरूरत थी तुम्हें बेकार में नया टीवी लाने की? वैसे भी अगर इसकी शादी पक्की हो गई तो पैसे भी तो चाहिए। माँ जी, अपना हॉल वाला टीवी पुराना हो गया है, कभी भी बंद हो जाता है, और कल को लड़के वाले आएंगे तो वो इतना बड़ा घर देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखा माँ, कैसे पैसा पानी की तरह बहा रही है भाभी। बहू तू जानती है ना, कल को इसकी शादी होने वाली है तो पैसों की जरूरत होगी, लेकिन तू तो बेकार में पैसे फूकने में लगी हुई है। माँ जी, अगर मैंने एक टीवी मांग भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? और आप दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पैसे मैंने अपने बैंक से निकाल कर दिए हैं। साथ ही मैंने अपनी एक एफडी भी ननद जी की शादी के लिए तुड़वाई है। ये सब सुनकर सास ननद दोनों हैरान रह जाती हैं, और अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो सुरभि से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से प्रियंका का नजरिया भी अपनी भाभी के लिए पूरी तरह से बदल गया था। अब वो उसके साथ खूब अच्छे से पेश आती, साथ ही उनकी रसोई में भी मदद करती। दिल्ली शहर के एक पुराने मोहल्ले में अनीता नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी पारुल के साथ रहती थी। अनीता के पास एक हुनर था कटहल का अचार बनाने का। पति के जाने के बाद अनीता ने इसी व्यवसाय से घर का खर्च चलाना शुरू किया था। अनीता के हाथों का कटहल का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता था। इस वजह से गली मोहल्लों और बाजारों में उसके कटहल के अचार की अच्छी बिक्री हो जाती थी। अनीता के ग्राहक बंधे हुए थे, इसलिए हर 1 से 2 महीने में कटहल के अचार के ऑर्डर आ ही जाते थे। इस बार तो तूने अचार लाने में बहुत देर कर दी, क्या हुआ था? आंटी जी, बाजार में कटहल सही नहीं आ रहा था, इसीलिए रुकी हुई थी। आप तो जानती हो, जब तक मुझे कटहल और मसालों की शुद्धता के लिए पूरी गारंटी न हो तब तक मैं अचार नहीं बनाती। मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। अब खाकर देखना, इस बार कटहल बहुत बढ़िया आया हुआ था, अचार बहुत बढ़िया बना होगा। अरे, तेरे कटहल के अचार की तारीफ मेरे मायके तक पहुंच गई है। वो मेरी भाभी है ना, उन्होंने भी 2 किलो कटहल का अचार बोला था। तू 2 किलो और ला दियो, कल और पैसे लेती जा। ठीक है आंटी जी, मैं कल दे जाऊंगी। अनीता के कटहल के अचार के बारे में सब जानते थे कि वो बहुत साफ सफाई और शुद्धता के साथ अचार बनाती है। एक दिन अनीता अचार बेचकर घर लौटी तो उसकी बेटी पारुल उसे गली के बाहर ही मिल गई। पारुल, क्या हुआ? तू गली में क्यों खड़ी है? मम्मी, आपसे कोई आंटी मिलने आई है। मेरे से मिलने पर कौन? अनीता पारुल के साथ घर के अंदर गई। मधु, तू? हाँ अनीता, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने आ गई। सच कहूँ तो मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हाँ बोल ना, क्या हुआ? तू तो जानती है आजकल माहौल खराब है। मैं ऐसे किसी अनजान जगह पर काम नहीं कर सकती, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे तो अपने पास कोई भी काम दे देना। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अब वो मेरे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रहते हैं। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मधु, सुख दुख तो इंसान के जीवन के साथ चलते। ठीक है, परेशान मत हो, मैं अचार बनाने का काम करती हूँ। तू मेरे साथ वही काम करवा लिया कर, मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा और मैं तुझे इस काम के थोड़े पैसे भी दे दिया करूंगी। अनीता को मधु पर तरस आ गया और उसने उसे अपने साथ कटहल का अचार बनाने के लिए काम पर रख लिया। अनीता के साथ रहते रहते धीरे धीरे मधु भी कटहल का अचार बनाने में परफेक्ट हो रही थी। अनीता, देख नमक कितना डालूं, इतना ठीक रहेगा? और ये कटहल के पीस मैंने सही काटे हैं ना? हाँ, सही अंदाजा लगाया नमक का, और कटहल के टुकड़े भी सही काटे हैं, जैसे मैं काटती हूँ। वैसे कुछ भी क्या, अब तू कटहल का अचार बनाने में एक्सपर्ट हो गई है, तेरे से ही सीखा है। अब गुरु इतना अच्छा हो तो चेला तो होशियार क्यों नहीं होगा। अगले कुछ महीनों तक मधु अनीता के साथ ही काम करती रही। अनीता को भी मधु का बहुत सहारा हो गया। फिर एक दिन मधु काम पर नहीं आई थी। मधु तो आज आई नहीं है। सोच रही थी उसे भी बाजार ले जाऊंगी तो वो दूसरे मोहल्ले के घर भी देख लेगी, जहाँ मैं हर 2 महीने बाद ऑर्डर देती हूँ। अचार देने जाना तो मुझे जरूरी है।
कल पारुल का जन्मदिन है, सोच रही हूँ पैसे आएंगे तो इसे एक नई फ्रॉक खरीद कर दे दूंगी और इसके दोस्तों को बुला लूंगी, केक काट लूंगी, भटूरे छोले बना लूंगी। बच्चे भी शौक से खाते हैं, पारुल बहुत खुश हो जाएगी। आंटी जी, ये आपका कटहल का अचार लाई थी। कटहल का अचार? वो तो इस बार मैंने किसी और से खरीद लिया। सस्ते दामों पर मिल रहा था पर स्वाद बिल्कुल तेरे कटहल के अचार जैसा था। इस बार तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। किसी और से खरीद लिया? मेरे हाथों के जैसा बना कटहल का अचार? क्या नाम है उसका जिसने अचार दिया है, जिससे आपने अचार खरीदा है? उसका नाम बताया तो था उसने, मधु नाम है उसका। बोल रही थी कि कटहल के अचार का नया नया काम शुरू किया है। बहुत परेशान थी बेचारी। मुझे भी उस पर तरस आ गया और मैंने सोचा कि अगर मैं अचार खरीद लूंगी तो उस बेचारी की थोड़ी मदद हो जाएगी। मधु का नाम सुनकर अनीता के दिल पर बहुत चोट पहुंची। मधु ने उसके साथ विश्वासघात किया था। मधु ने अपने घड़ियाली आंसू बहाकर अनीता के सभी बंधे हुए ग्राहकों को कटहल का अचार बेच दिया। अनीता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन मना सके। तभी उसे खिलखिलाकर हंसती हुई अपनी सहेली मधु मिल जाती है। उसके साथ एक आदमी भी था। मधु, ये तूने ठीक नहीं किया, तूने मेरा ही काम खराब किया। मेरे ग्राहक जो बंधे हुए थे उन्हें सस्ते दामों पर अचार बेच दिया। मैंने तुझे इसीलिए अपने पास रखा था क्या? मैंने तो तेरी मजबूरी देखकर तुझे अपने साथ काम पर रखा और तूने ये सिला दिया। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, अपना अलग काम शुरू किया है। मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं इनके साथ अगले महीने शादी कर रही हूँ। अब शादी के खर्चे के लिए तो पैसों की जरूरत होगी ना, तो इसलिए मैंने कटहल के अचार का अपना अलग बिजनेस बना लिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा नाराज होने की कोई जरूरत है। अच्छा हाँ, मैं तुझे शादी का कार्ड देने आऊंगी, तू आएगी ना अपनी सहेली की शादी पर? मधु की बातें सुनकर अनीता की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मधु की बेईमानी से भरी बातें अनीता का दिल दुखा रही थी, पर अनीता अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसके हाथ में कुछ नहीं था। पर कहते हैं ना, बेईमान व्यक्ति को एक न एक दिन उसके किए की सजा जरूर मिलती है, और ऐसा ही कुछ मधु के साथ हुआ। मधु ने अनीता का काम तो छीन लिया पर अपने लालच पर काबू नहीं कर पाई। उसने बेईमानी के रास्ते पर चलकर अचार में मिलावट करना शुरू कर दिया। सड़ा गला पुराना कटहल, मिलावटी मसालों से बना हुआ अचार। एक दुकानदार ने मधु के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पुलिस ने मधु के घर पर छापा मार दिया। देखा, हमें सही खबर मिली थी। कितना गंदा सामान है, कीड़े चल रहे हैं कटहल पर। ले चलो इन्हें पुलिस स्टेशन। बेईमानी करके लोगों को खराब अचार बेचती है, अब जेल में सजा काटना। तेरी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मैंने कहा था कि अनीता की तरह साफ सुथरा अचार बेच ले, पर तुझे लालच की पड़ी थी ना। अब तेरी वजह से मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा है। माफ कर दो साहिब, माफ कर दो। पुलिस जब मधु को ले जा रही थी तो अनीता भी ये नजारा देख रही थी। अनीता, तू तो मुझे जानती है ना, तू मेरी सहेली है। इन्हें बोलना कि मैं गलत नहीं हूँ, तेरे लिए बोलूं। और तूने जो मेरी रोजी रोटी पर लात मार दी, मेरे साथ बेईमानी की, देख आज तुझे तेरे किए की सजा भगवान दे रहे हैं। तूने मेरा काम खराब कर दिया। मेरी छोटी बच्ची 2 दिन से भूखी है। तेरी वजह से मेरा कटहल के अचार का काम बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे ऑर्डर मिलने बंद हो गए। सही कह रही है अनीता, हम पहले इसी से अचार खरीदते थे, पर हमने भी गलती की है जो इस मधु पर विश्वास कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, इस बेईमान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अनीता, अब से तुम ही हमें अचार देना, हमें तो किसी और पर विश्वास ही नहीं है। मधु को उसके लालच और बेईमानी का फल मिल गया। उसे सजा हो गई और अनीता के ग्राहक जो पहले बंधे हुए थे फिर से उसे वापस मिल गए। ग्राहकों को भी अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने मधु जैसी अनजान महिला पर विश्वास किया और उससे अचार खरीदा।